अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर और मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम। और जनाब खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। वेरी गुड मॉर्निंग राफिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू टू एज वेल। आई एम गुड। आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी हेलो हाय कर लूं थोड़ी? हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग जनाब, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने कहा मैं भी वेलकम कर दूं, इरम ने वेलकम कर दिया तो मेरा भी चूंकि फर्ज बनता है ना आपको साथ में वेलकम करना, सो आई थॉट टू वेलकम यू गाइज एज वेल। होपफुली यू गाइज आर डूइंग गुड। आप भी बेहतरीन होंगे। इरम आप ठीक ठाक हैं? व्हाट्सएप क्या चल रहा है आजकल? मैंने एक नॉवल पढ़ना शुरू किया हुआ है तो वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ आजकल। चलें ठीक है, आप उसको मुकम्मल करें, फिर उस पर आप रिव्यू दीजिएगा, फिर हम अगर तो रिव्यू अच्छा हुआ तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। ओके डन। ठीक है। चलो सर्दियों में यही होता है, आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है ना, रात में जब बिस्तर में लेट जाते हैं ना, यू एक्चुअली हैव प्लेंटी ऑफ टाइम उस टाइम पे, जब आप चाय शाय कॉफी लेके हल्की सी लाइट एक अपनी लैंप साइड में ऑन करके फिर आप नॉवल वगैरह पढ़े होते हैं ना, काइंड ऑफ फील दैट। लेकिन राफिया मेरी आंखों में बहुत दर्द शुरू हो गया क्योंकि एक अजीब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है फोन से बुक रीडिंग का। फोन से क्यों करती हैं आप राफिया? क्योंकि मुझे वो नॉवल मिल नहीं रहा था तो मैंने फिर उसका मुझे पीडीएफ मिल गया तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरी आंखों में बहुत दर्द हुआ और मुझे वो फील भी नहीं आ रही थी जो आपको बुक से आती। दैट इज सो ऑब्वियस। मैं तो वैसे आई नेवर स्टडीड एनीथिंग फ्रॉम फोन से तो मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ पढ़ते हैं लोग, बट दैट्स गुड कि अगर आप बुक से पढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली हमारा स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हम फोन को वैसे ही बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर हम अपनी रीडिंग को भी फोन पे ले आएंगे तो दैट्स नॉट फेयर। बट एनी हाउ जनाब, सर्दियों की जो कि हम बात कर रहे हैं और एक सर्दियों की वाइब की बात कर रहे हैं कि सर्दियों की वाइब होती है सबसे अच्छा होता है इस तरह से भी। खैर बारिशें तो शुरू नहीं हुई, वी आर एक्सपेक्टिंग कि बारिशें हो, बाहर बारिशें हो रही हो, फुल ठंड हो, अंदर आप बिस्तर में बैठे हो, हल्की सी लाइट ऑन हो, चाय का कप और साथ में बुक रीडिंग। मैंने नॉवल की जैसे बात की ना, बाकायदा तौर पे मंजर कशी की गई है और इसी तरह से नॉवल में भी बताया जाता है। इस तरह का मौसम था, वाओ। तो ये एक्चुअली ये सर्दियों की वाइब है जो सिर्फ आपको सर्दियों में मिल रही होती है, और सर्दी इसके साथ अपने और भी तोहफे लेके आ रहा होता है, जैसे कि ये अच्छी चीज है, दिस इज गुड, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अजीबो गरीब चीजें भी साथ में मिल रही होती है, जैसे कि खुश्की, वो हमें साथ में सर्दियां एक तोहफे में दे रही होती है। लिप्स का फट जाना, होंठ पर जाते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, स्किन पैची हो जाती है, बॉडी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो वो ड्राइनेस, एक तो हम रीजंस को डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ड्राइनेस होती क्यों है सर्दियों में, ताकि हम उन रीजंस को भी कम कर सकें। अगर हमने रीजंस कम कर दी तो डेफिनेटली ड्राइनेस भी कम हो जाएगी। उसके अलावा मॉइस्चराइज आप अपनी स्किन को किस तरह से रख सकते हैं, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए और कब कब यूज करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस से बच सके। और साथ ही साथ अपनी सर्दियों में नॉर्मली ऐसे भी होता है, इरम आई डो नॉट नो आपकी शायद स्किन डिफरेंट काम कर रही हो, क्योंकि डिफरेंट लोगों की स्किन डिफरेंट तरह से हो रही होती है। जैसे अगर कुछ लोगों की स्किन जो है वो गर्मियों में ग्लो करती है और सर्दियों में डल हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ऑपोजिट होता है, उनकी गर्मियों में डल हो जाती है और सर्दियों में ग्लो करना शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि समर में थोड़ी बेहतर होती है, मेरी समर में थोड़ी बेहतर। विंटर में बहुत लकी लोग होंगे जिनकी स्किन बहुत ग्लो कर रही होंगे। हाँ। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर महविश हसन मौजूद हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। जैसे मैं और राफिया जिक्र कर रहे हैं, सर्दियों को हम एंजॉय तो बहुत कर रहे होते हैं, सबका फेवरेट होता है ये वेदर, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या रीजन है जो आपकी फेस और इवन के बॉडी की जो स्किन है वो भी ड्राई हो जाती है? जी बिल्कुल, ड्राई स्किन की सबसे जो रीजंस हैं उसमें सबसे पहले वेदर है जो कि इस वक्त विंटर स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद आपका आ जाता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, या फायर प्लेसेस के आगे लोग बहुत ज़्यादा बैठना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी लो हो जाती है और आपकी स्किन टेंड्स टू गेट ड्राई। इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर मुंह धोएंगे तो डेफिनेटली हम ड्राइनेस को जो है वो वेलकम करेंगे ऑन आवर स्किन। सो इसलिए लूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी से हमें फेस वॉश करना चाहिए, मोस्टली इन विंटर्स। जो लास्ट में बात करूंगी वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप एप्लीकेशन करते हैं प्रोडक्ट्स की ऑन योर स्किन इन विंटर, या बहुत ज़्यादा ओवरडू ट्रीटमेंट्स करते हैं स्किन के साथ, इससे भी ड्राइनेस में जो है वो ज्यादा देखा गया इजाफा होता है। ठीक है, ठीक हो गया। थोड़ा सा हम हल्की बात कर लेते हैं कि ड्राई तो होगी स्किन, अब तो होनी है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, हल नहीं है, गर्म पानी से भी नहाएंगे, हीटर से आगे भी बैठेंगे, तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? जो कि नॉर्मली हम गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे होते हैं, तो हम कौन से मॉइस्चराइजर जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं?
जी, मॉइस्चराइजर आपने ट्वाइस अ डे डेफिनेटली यूज करना है इन विंटर सीजन। मॉइस्चराइजर जितना जेंटल होगा, नॉन सेंटेड होगा, उतना बेहतर होगा। ठीक है। एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आपने कोशिश करनी है कि लोशन फॉर्म में मॉइस्चराइजर यूज करें, क्रीम फॉर्म में ना यूज करें। ठीक है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉइस्चराइजर। अच्छा, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कीजिएगा कि क्या फर्क पड़ रहा होता है। मतलब हमें तो जो मिले हम लगा लेते हैं, क्रीम मिले, अक्सर लोग नॉर्मली हम भी ऐसे और डॉक्टर साहिबा, क्रीम मिले क्रीम लगा लेते। बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा आपने देखा होगा कि हम बॉडी लोशन ही समटाइम अपने फेस पे भी लगा रहे होते हैं, अपने फीट पे भी लगा रहे होते हैं, हाथों पे भी लगा रहे होते हैं, पूरी ड्राइनेस body पे इतनी use ज्यादा कर हो रही होती है, वो एक ही यूज कर रहे होते हैं हम लोग। दैट्स टोटली फाइन। बॉडी लोशन कैन बी यूज्ड, जो कि हमारे मेडिकेटेड आए हैं, दैट दीज आर फ्री ऑफ केमिकल्स। उनमें केमिकल्स बहुत ज्यादा नहीं होते, फ्रेग्रेंस नहीं होती, तो वो बॉडी पे भी यूज किया जा सकता है और ठीक है। फेस पे भी। ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लगाने का तरीका। पीपल यूज टू डू कि डेली आप 2-3 टाइम्स मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं और ड्राई स्किन पे ही लगाते जा रहे हैं। उससे होगा ये कि सिर्फ चिकनाहट होगी और हाइड्रेशन नहीं होगी। सो वेन एवर यू वॉश योर फेस, आपने थोड़ा सा डैम्प उसको करना है, थोड़ा सा ड्राई किया और उसमें आपने मॉइस्ट थोड़ा सा रहने देना वाटर को स्किन में, सो दैट आप ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएंगे, लेयर लॉक करेगी और वो आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी और लुब्रिकेट भी होगी। अच्छा, So, ठीक हल्की है। गीली स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाना जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक हो हालांकि गया। हमें तो ये होता है कि अच्छा जितना ज्यादा ड्राई है ना, ठीक है, फुल ड्राई पे डायरेक्ट लोशन लगा दो। सो रादर देन अप्लाइंग द लोशन, पहले उसको हम थोड़ा सा डैप करेंगे वाटर के साथ एंड देन यू कैन अप्लाई द लोशन। ऐसे ही? डेफिनेटली। ये एक बाकायदा तरीकाकार भी पता चल गया जो इतने अरसे से हम लोगों को नहीं हाँ, हम पता भी था। ऐसे ही कर रहे बहुत होते शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक चीज बताई हमें। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा आपने देखा होगा किसी का कलर बहुत नीट भी होता है, साफ सुथरा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं पैच होते हैं अपर लिप्स के पास और इसके बाद नोज के ये पास समझ नहीं डार्क आती। सर्कल्स, ये जो सबके होते हैं डबल वैसे ना। टोन हो जाती है स्किन, इसकी क्या रीजन है और इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले नो वन हैज परफेक्ट स्किन एक्सेप्ट योर जीन्स आर एक्सट्रीमली Absolutely. तो Agree. इसमें यह है कि अनइवन स्किन टोन या डबल टोन जिसको हम कहते हैं, इवन ट्रिपल टोन भी होती है जब रेडनेस भी ऐड हो जाती है। तो ये तो एक कॉमन चीज है जो कि मेडिकल रीजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पीपल डोंट वांट दैट। और इसकी रीजन क्या होती है कि सबसे पहले आपका सन एक्सपोजर, बचपन से लेके अब तक जो एक्यूमुलेटेड सन डैमेज हुआ है उसके रिजल्ट में ये डबल टोन आपको मिलती है। या एक्नी स्कारिंग है, एक्नी हुई थी उसके निशान हैं, या आपकी ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से भी कहीं से डार्क एरियाज होंगे, कहीं से वाइट रहेंगे एरियाज, दैट इज कॉल्ड द डबल टोन। ठीक है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा बस के हल की बात करें तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? मुझे लगता है शायद गर्मियों में उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती, लेकिन सर्दियों में शायद ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है। नहीं? डेफिनेटली ड्राइनेस की वजह से, लेकिन सबसे पहले जो इसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है वो दैट इज सन ब्लॉक। सो सन ब्लॉक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे बचना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव सन एक्सपोजर, इफ़ यू हैव इंक्रीज स्क्रीन टाइम इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, इवन देन यू हैव टू वेयर सन ब्लॉक। सो सन ब्लॉक क्या करता है कि फर्दर पिगमेंट को बनने से रोकता है, और जो पिगमेंट आपका बना हुआ है उसको बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर लेता है। लेकिन इसके साथ आपको बहुत से इंग्रेडिएंट्स अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के डेफिनेटली एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर लेने चाहिए, और इन अ सीरम फॉर्म जो कि ब्राइटनिंग एजेंट्स है, विटामिन सी बहुत कॉमन है, यस, वो अगर आप नाइट में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली रिकवर करने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। एंड देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ करते हैं। ठीक है। सो स्क्रब को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट इसलिए नहीं करूँगी कि विंटर में जितना आप स्क्रब करेंगे उतना ही स्किन इरिटेट ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। सो डू आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, क्लेंज आप डेली करें, मॉइस्चराइज डेली करें, और SPF जरूर वेयर करें। ये आपकी रूटीन होगी। ठीक है, तीन चीजें होगी। एक तो हमने SPF जो है वो लाजमी यूज करना है, सन ब्लॉक क्लिनजिंग जरूर करनी है, इस्तेमाल करना है। हाँ, क्लेंजिंग लाजमी करनी है, और एक और चीज थी जिसको हमने मॉइस्चराइज जो है स्किन को वो लाजमी कर रहा है। अच्छा, आप थोड़ा मॉइस्चराइजर्स के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि कौन से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे आप थोड़ा सा पहले भी जैसे मेंशन करी थी कि ऑयल बेस्ड होने चाहिए, वाटर बेस्ड होने चाहिए, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहले अपनी स्किन का पता होना चाहिए। सो कैसे पता चलेगा? वी हैव ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन और ऑयली। ठीक है। सो अगर आप फेस वॉश करते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स आपके फेस पे ऑयल आ गया, दैट इज ऑयली स्किन। अगर आपका फेस स्टिफ फील हो रहा है, आपको थोड़ा सा पैची फील हो रहा है, फ्लेकी फील हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ड्राई स्किन है। अगर सिर्फ T जोन पे आपको ऑयल फील
फील हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है। सो एक्चुअली होनी नॉर्मल चाहिए, जो कि वेल बैलेंस्ड होती है, यानी कि टी जोन पे ऑयल है तो उसको हमें कम करना चाहिए। सो बेसिकली वेदर के हिसाब से भी अपनी रूटीन चेंज होनी चाहिए। सो मॉइस्चराइजर जितना थिन होगा सर्दियों में ड्राई स्किन में, उतना ही अच्छा पेनिट्रेट करेगा और उतना ही अच्छा हाइड्रेट करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बता दीजिए, जिनकी थोड़ी ऑयली स्किन ऑलरेडी, उनके लिए बता दीजिए कि कौन सा मॉइस्चर होना चाहिए, ऑयल बेस्ड जैसे हो गया या फिर वाटर बेस्ड हो गया। यस, ऑयल बेस्ड आप यूज करेंगे ड्राई स्किन के लिए एंड वाटर बेस्ड यूज करेंगे ऑयली स्किन के लिए। यही बात मेकअप के लिए भी है। ऑयली स्किन में बेसिकली ये होता है कि अगर आप थिक लेयर्स यूज करते हैं मेकअप की, सनब्लॉक की या मॉइस्चराइजर की, तो पोर्स और बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका और ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसके साथ एक्नी हो सकती है। सो बी वेरी जेंटल। मोस्ट कॉमन ये है कि जितने ज्यादा केमिकल बेस्ड होगा मॉइस्चराइजर या फ्रेग्रेंस वाला होगा, उतना ही ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, थोड़ा बताइएगा, क्या हमारी स्किन को विंटर में ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है या इक्वल ही होता है? समर में भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जो विंटर में करनी पड़ती है? एक्सट्रीम वेदर जो है वो प्रॉब्लम करता है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। दोनों में हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि एक्चुअली वो सब रूटीन वही सेम कर रहे हैं, बट स्टिल जो है उनकी स्किन डल लगना शुरू हो गई है। ठीक है। सो वहाँ पे जरूरत होती है कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट थोड़ी सी ट्यून इन करेगा आपकी चीजों में, जिसमें कि आपके मॉइस्चराइजर में, SPF में उनका जो मीडियम है, कि क्या वो लोशन है, क्रीम है, या आपके जो नाइट क्रीम्स हैं वो किस मीडियम में बनी हुई हैं, थोड़ा सा वो चेंज करने की जरूरत होती है एंड योर स्किन विल गेट बेटर इन लाइक 2-3 वीक्स में रिजल्ट आ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा बताइएगा, जिनकी एक्ने स्किन है और ऊपर से जाहिर कॉम्बिनेशन स्किन भी होगी उनकी, तो उनको कौन सी केयर ज्यादा करनी चाहिए? मतलब क्या क्या चीजें हैं जो उनकी स्किन केयर में ऐड होनी चाहिए विंटर में? यस, विंटर में अगर एक्नी भी है साथ तो डू सी यू डर्मेटोलॉजिस्ट। पेशेंट मेरे पास आते हैं तो कॉम्बिनेशन थेरेपी तो हम करते हैं एक्नी को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हमने उनका सीबम कंट्रोल करना है बेसिकली जी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये डर होता है कि उनकी स्किन मेडिसिन की वजह से ड्राइनेस की तरफ ना जाए। सो मॉइस्चराइजर जो है वो हम उनको वेल सूटेड जो है वो स्टार्ट डे 1 से ही जो है वो देते हैं, रिकमेंड करते हैं, सो दैट उनकी स्किन ड्राइनेस की तरफ नहीं जानी चाहिए इन विंटर्स। समर्स में इवन जब हम मेडिकेशन देते हैं और अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं भी देते, इवन अ जेंटल सोप इज फाइन फॉर देम, वो चल जाता है। यस, टू टेक केयर। ठीक हो गया। तो मतलब मॉइस्चराइज रखना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये गलत कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं कि शायद ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और ऑयली हो जाएगी। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और अक्सर लोगों को लगता भी ये है कि शायद ऑयली ज्यादा इस वजह से एक्नी हो रहा है जी, सिर्फ एक वजह ये समझ रहे होते हैं। यस, तो मॉइस्चराइजर हाइड्रेट करने के लिए, ऑयली करने के लिए नहीं। ठीक है, हाइड्रेट करने के लिए, ऑयली करने के लिए नहीं है। ठीक है, सर्दियों के हवाले से हमने 3 चीजों की बात की थी। एक तो हमने बात की थी कि हमने सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजर जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, साथ में क्लेंजिंग लाजमी करनी है। अच्छा, मॉइस्चराइजर के हवाले से तो हमने डिस्कस कर लिया कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा होगा और जो हमारी ऑयली स्किन है उसके लिए कौन सा होगा। अच्छा, बात करते हैं अब थोड़ा सा ना सनब्लॉक के हवाले से, तो उसका बताइएगा। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आप अगर 50 FPS से ज्यादा है, SPF से ज्यादा है, तो फिर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक है। तो इसका भी क्या स्किन पे डिपेंड कर होता है कि अगर आपने आप किस तरह की स्किन है तो आपको इतना SPF यूज करना है, किस तरह से होता है इसका? देखिए, हमारी कंट्री में सन इज वेरी इंटेंस, तो सन ब्लॉक शुड बी अबव 30 SPF। अबव 30 SPF मींस सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हाँ जी। सो 30 प्लस होगा, वो उतना ही बेहतर होगा। हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं तो 100 वाला लगाएं डेफिनेटली। लेकिन सन ब्लॉक को लगाने का तरीका जो है वो अगेन आई विल डिस्कस कि एवरी 2 आवरली इट शुड बी रिपीटेड ऑन योर स्किन। अच्छा। बिकॉज ये केमिकल्स हैं, बेसिकली केमिकल से बना है सन ब्लॉक, और 2 घंटे के बाद जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद उसने कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं देनी। सो मेक श्योर इट्स इन योर बैग एंड इट्स इट्स वेरी रीचेबल कि आप हर 2-3 घंटे बाद इसको अप्लाई करें। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मेकअप अप्लाई किया है और अगर हमने सन ब्लॉक भी लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स भी बहुत ज्यादा होती है और हमने सारा वक्त मेकअप भी अप्लाई करना, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है ना 2-3 घंटे के बाद दोबारा से अप्लाई करना। तो सुबह से शाम मेकअप चल रहा होता है। गुड क्वेश्चन। उसमें ये करना है कि पहले सन ब्लॉक अप्लाई करना है एंड देन जो आपका मेकअप है वो आपने देखना है कि उसमें थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन जो है उसमें भी ऐड हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है, पहले अप्लाई कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। चले कुछ हद तक तो बेहतर हो जाएगी ना स्किन। हाँ, चले उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करते हैं, मेकअप से भी थोड़ी बचत हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा क्लेंजर के हवाले से हमने
बात की थी कि क्लेंजिंग डेली लाजमी है, स्क्रबिंग आप चाहे डेली ना करें, तो स्क्रबिंग और क्लेंजिंग का भी थोड़ा सा डिटेल में बता दें, खासतौर पे क्लेंजिंग का कि अगर आप डेली बेस पे कर रहे हैं तो आपको किस किस वक्त में करनी चाहिए, किन औकात में करनी चाहिए, और उसके साथ कि कौन सा क्लेंजर आप किस स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, देखिए अगर तो एक्ने प्रोन स्किन है तो फिर जो आपका मॉइस्चराइजर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर उसी से ही आप क्लेंस कर लेंगे तो ये बहुत आइडियल ठीक है। बिकॉज क्लेंजर्स भी कुछ मार्केट में ऐसे हैं ओवर द काउंटर, अगर आप लेते हैं उसी से ही आपको एक्ने हो रही होती है। वाई? बिकॉज ऑयल कंट्रोल करना है हमने, और ऑयल एक्चुअली जब क्लेंजर बहुत हार्श होगा या सोप आपका हार्श है तो इसका मतलब है आपकी स्किन इरिटेट होकर एक्चुअली रिवर्स में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जिससे एक्ने बनती है। सो क्लेंजिंग जो है वो आई वुड से कि मॉइस्चराइजर से कर लें, दैट इज मच बेटर। वरना कोई अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है वो एडवाइस लें कि कौन सा क्लेंजर आपको सूट करेगा, एंड डेली क्लेंस कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, बट स्क्रब तो आई थिंक 2 वीक्स में शायद एक दफा करना चाहिए। एक दफा जरूर करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जाहिर है फिर मेकअप करके भी जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लाइट सा भी, तो फिर डेली रात को जरूर क्लींजिंग करके सोएं। डेफिनेटली मेकअप रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मतलब टाइम नहीं था, ऐसे ही सो गए हैं, मेकअप ऊपर ही लगा रह गया, तो फिर वो तो स्किन को और ज्यादा डैमेज कर। अच्छा, वो डॉक्टर साहब आपने नोट किया होगा जिनकी स्किन थोड़ी बेहतर होती है ना, वो ऐसे रिस्क भी ले लेते हैं कि अच्छा मुझे कभी नहीं कुछ हुआ, मैं सो जाती हूँ अक्सर ही मेकअप लगा के ना। मतलब मैं नहीं कह रही, अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, क्योंकि मेरी स्किन एक्ने है, मुझे ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं अगर मैं मेकअप ज्यादा टाइम लगा लूं। यस, बट उनको आफ्टर 6 मंथ्स पता चलता है कि पोर्स एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, सो दैट इज द फर्स्ट साइन कि स्किन अब रुइन होना शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में निशानात का भी बड़ा मसला होता है, जैसे एक्नी की अगर हम बात कर लें, अदर देन एक्नी भी बात कर लें, तो ऐसे होता है कि या तो पता नहीं सन एक्सपोजर होता है कि आपके जिसको छाइयां भी कह लेते हैं, एक तो छाइयों की अलग से बात करेंगे, वैसे भी अगर आपको कोई जैसे एक्नी निकल आई है या कोई और आपको पिंपल निकल आया तो आप उसको भी निशानात रह जाते हैं, तो उसकी भी लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि किस क्योंकि वो एक्ने की तरह ही लग रही होती है, जा सकता है। बहुत ही अजीब लग रही है। ऐसे तो जो लोग अभी सुन रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, बच्चियां जिनको नहीं पता है कि अब क्या करना है, तो उनको थोड़ा सा इसका हल बताएं कि कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डेफिनेटली एडवाइस लेनी है। व्हाई? बिकॉज उसमें आपको मेडिसिन की, टॉपिकल मेडिसिन की जरूरत है। ये एक्नी की स्किन वालों के लिए आप बता रही हैं? ये एक्नी की स्किन के जो निशान पड़ जाते हैं, जो ब्राउन स्पॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज जो डीप स्कार्स है उसके लिए तो हमें प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं ना, दिस इज अनदर क्राइटेरिया फॉर दैट। लेकिन जो ब्राउन स्पॉट है उसके लिए टॉपिकल मेडिसिन, जो आपकी छाइयाँ हैं उसके लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोजिक एसिड है, वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकिनोन है, ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको मिलाजमा में क्या चीज हेल्प करेगी। प्लस बहुत माइनर साइड बेसिक प्रोसीजर है माइक्रोडर्माब्रेशन, जिसमें कि टॉप डेड लेयर हम रिमूव करते हैं सो दैट न्यू स्किन कम्स अप, और वो फ्रेश भी लगती है, आपकी मेडिसिन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। तो वो आपका जो ट्रीटमेंट 5-6 महीने में मिलाजमा का होना था, वो एक्चुअली 2.5 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सेम इज फॉर एक्ने स्कार्स। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, इसी के साथ हम आज का सेगमेंट खत्म कर होंगे। बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं स्किन पे ग्लो लाना, ग्लो में जिसमें थोड़ा सा मिरर स्किन भी कह रहे होते हैं या उस तरह की जो चीज आ रही होती है, तो सर्दियों में तो बिल्कुल ऑलरेडी ड्राई हो रही है, एक तो हमने इस ड्राइनेस को खत्म करना है, ये एक चैलेंज होता है, उसके साथ साथ स्किन को ग्लो भी रखना है, ग्लोई भी रखना है, तो वो किस तरह से दोनों चीजें कर सकते हैं साथ में? देखिए, नंबर 1 पे आ जाएगा आपका फूड इनटेक जो है, डाइट आपकी बहुत मैटर करती है। जूसेस, ऑरेंज जूस की हेल्प लें, बेरीज खाएं, और विटामिन सी जरूर लें, चाहे वो आप ओरल फॉर्म में ले लें, अब ड्रिंकेबल भी आ गए हैं विद अ गुड डोज ऑफ विटामिन सी। इंजेक्टेबल विटामिन सी लगा सकते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, आयरन स्टोर से आपका आयरन लेके बॉडी में अच्छा यूटिलाइज होता है, तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट स्किन पे ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने रिकमेंडेशन लेनी है, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, मेडिकेटेड फेशियल्स विच हेल्प देम टू गिव यू अ ग्लो ऑन योर स्किन। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। आज हमने बात की है स्किन के हवाले से। विंटर जैसे ही आता है, जाहिर है जैसे हम खूबसूरत कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी स्किन भी उतनी ही खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरत स्किन को बनाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करना भी जरूरी है। स्किन के पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो हम लोग वैसे बहुत कम कर रहे होते हैं, और समर में, विंटर में तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, कम हो जाता है ना। तो जनाब बढ़ते हैं अपनी एक बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी ऐसी है,
कि कपड़े में एक दूसरे से बातें करेंगे, मतलब एक दूसरे का हाल हवाल पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे? कपड़े जैसे मेरी जो स्वेट शर्ट है वो राफिया के कपड़े से पूछेंगे हेलो हाय, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? वैसे पूछ रही होंगी जनाब कि कुछ इस तरह के कपड़े जनाब बनाए गए, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई और इस तरह के कपड़े इस तरह के मटेरियल से बनाए गए जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं वायरलेसली। वो वायरलेस मतलब है उनके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी वायर अटैच नहीं है, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके कंट्रोलिंग में आप कपड़े जो है उनकी मूवमेंट होगी, उसी के हवाले जिसमें कह रही थी ना किस तरह से शेक हैंड कर सकते हैं, तो इस तरह से जनाब वो शेक हैंड कर सकते हैं क्योंकि उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है दैट इज मेटा मटेरियल्स। फिजिक्स का इसमें बेसिकली इस्तेमाल किया गया है और इसके थ्रू इस तरह के कपड़े बनाए गए हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, मिल सकते हैं। देखिए वही कपड़े भी मिला करेंगे। उसके साथ साथ फ्यूचर में इसको इस तरह से लेके जाया जा रहा है जनाब कि जहाँ पे आप के जितने भी फोन का यूजेज है, जैसे कि अगर हमने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है या कोई और काम है, वो भी हमारे कपड़े कर रहे होंगे। सो बड़ी वियर्ड सी चीज होगी। आपके जो हाथ कपड़ों के निकले बाजू के वो अलग से काम करेंगे, आपके हाथ अलग से होंगे। बहुत मतलब अजीब लग रहा है। चार हाथ होंगे तो आपके चार मतलब मेरी शर्ट राफिया की शर्ट को चिपक रही हो और मैं कहीं और जाना चाह रही हूँ, व्हाट इज दिस? मुझे पसंद नहीं आई वैसे ये बात। That's how we're moving on and that's we call the technology और हम इसी तरह से आगे प्रोसेस करें। लेट्स सी कि इसमें आगे और चीजें क्या सामने आती हैं। अभी तो ये है कि इस तरह से कपड़े आपस में बातें कर सकते हैं। होपफुली आगे फ्यूचर में हम इसको अपने खास काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? गीबत भी कर रहे होंगे, बुराइयां भी कर रहे होंगे, अच्छा बुराइयां भी कर रहे होंगे। नहीं, हम अच्छे कामों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। जितने हमारे टेक्नोलॉजी के कामों के रिलेवेंट उसके लिए इसका इस्तेमाल डेफिनेटली हो नहीं सकता। चलिए खैर हाजिर होंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। once again welcome back to the show। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं और अभी डिस्कस करेंगे जनाब कुछ इस तरह की चीज़ों के हवाले से जिससे हम सब रिलेट भी कर सकते हैं और जो कि हर रोज़ का कह लें कि हर एक का और हर रोज़ की एक सिचुएशन होती है, हर इंसान की भी सिचुएशन होती है। बाज़ औक़ात आप इस तरह की सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप उससे किस तरह से निकलें। कौन आपका सहारा बनेगा? क्या आप खुद अपना सहारा बनेंगे? आपको किसी और को देखना है? आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए बिल्कुल मायूसी की सिचुएशन में चले जाते हैं। वट एवर द रीजंस आर, रीजंस को हम डिस्कस नहीं करें, उस सिचुएशन से बाहर किस तरह से निकल सकते हैं उस हवाले से आज आप बात करें। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि वैसे भी हम कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला ने मना किया मायूस नहीं होना। हमेशा जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो दुआ के हवाले से ये कहा जाता है कि दुआ जरूर कबूल होती है। बेशक कुछ दुआएं फौरन से कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं आखिरत के लिए रख ली जाती हैं और कुछ दुआएं जो होती हैं आपकी, हाँ एग्जैक्टली, जैसे कोई हादसा आप उससे बच जाते हैं, कोई बला से टल जाती है, आपके जो घर पे या आपके प्यारों पे आने वाली होती है, तो दुआ कभी भी ज़ाय नहीं होती, ना ही रद्द की जाती। इसी तरह दुआओं का लिंक भी मायूसी से कहीं हद तक होता है कि हम अक्सर दुआ करते हैं लेकिन हम किसी हद तक मायूस भी होते हैं कि मेरी ये दुआ कबूल नहीं होनी और मैं दुआ तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मायूसी का मामला आ जाता है ना, यकीन का मामला आ जाता है, मायूस हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार फलां चीज फलां को मिल गई, हमें कहाँ मिलनी, हमारी किस्मत कहाँ, ये एग्जाम में हम कहाँ पास होंगे, ये तो फलां के लिए है। अक्सर खुद भी बात कर रहे होते हैं जबकि हमें सब चीजों का इल्म भी होता है कि मायूसी गुनाह है। उसके बावजूद हमारी जिंदगी में मायूसी को कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर आप मायूस हो रहे हैं किसी चीज से तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मायूसी को खत्म किया जा सकता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर हैं हाफिज खालिद मलिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, फाइन, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड मॉर्निंग हाफिज साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको अपने स्टूडियो में देख के। हाफिज साहब बताइएगा, जैसे मैं और राफिया ने ब्रेक के बाद जैसे हमने आगाज किया है मायूसी को लेके कि मायूसी क्यों हो जाती है, हम क्यों चीजों को लेके मायूस हो जाते हैं अपनी जिंदगी में? देखिए, कभी कभी मायूस होना जो है ये इंसानी फितरत है, इससे घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आज हमारा ग्लोबल प्रॉब्लम ये इसलिए बन चुका है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। क्या बात, बिल्कुल। मायूसी अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया है मायूस होने वाले इंसान को, नाउमीद होने वाले इंसान को, नाशुक्री करने वाले इंसान को। आप यकीन मानिए कि आप कैंसर का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट बच सकता है लेकिन मायूस होने वाला, नाउमीद होने वाला, नाशुक्री करने वाला इंसान कभी नहीं बच सकता। देखिए, आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी थॉट्स जो है ना, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है।
ख्यालात जो हैं, ख्यालात बदलने से ही हालात चेंज होते हैं। बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम ये है, हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी, बिल्कुल और जब वो पूरी नहीं होती फिर हम हर्ट होते हैं यकीनन। अब हम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन भी किनसे लगा रहे हैं? लोगों से। देखिए, मनफी सोच जो है वो गलत नंबर के आने की तरह होती है। आपको हर चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आता है, हर मंजर धुंधला नजर आता है। तो जब तक आप अपनी थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोचों को चेंज नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा है। अपने अंदर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्र पैदा करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। आज हमारी तमाम परेशानियों की वजह यह है दीन से दूरी, और अल्लाह ताला से नाउमीदी इसलिए हम करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों से है। लेकिन जब हम अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे तो यकीनन हमारी कामयाबी यकीनी है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम 10 मिनट के लिए सब्र नहीं करते और हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी तलाश कर रहे हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, हम हमारी मायूसी से जान कैसे छूट जाए। जब तक हम अपने अंदर सब्र पैदा नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर यकीन और तवक्कुल पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारी कामयाबी यकीनी नहीं है। 1972 का मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। जी जरूर। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है स्टैमफोर्ड, उसके एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वॉल्टर। वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कुछ टॉफीज जो हैं बच्चों को दी सबको, साथ ये कहा कि ये टॉफीज जो हैं आपने 10 मिनट तक कोई बच्चा नहीं खाएगा। ये क्या कि वो 5 मिनट के लिए क्लास से बाहर चले गए। जब वो क्लास के अंदर आए तो 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो टॉफी नहीं खाई थी, बाकी सब बच्चे खा चुके थे और उसके ऊपर तबसरे कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने अपनी डायरी निकाली, 7 बच्चों का नाम लिख लिया और उसके बाद मतलब क्लास ख़त्म हो गई। कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद प्रोफेसर साहब ने तज्जिया किया, एनालिसिस किया। वो 7 बच्चे जो थे वो अपनी ज़िंदगी की तमाम मंजिलें तय कर चुके थे और वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बन चुके थे। जो बाकी लोग थे वो सारे के सारे मतलब छोटी मोटी जॉबें कर रहे थे, अपने हालातों से परेशान थे, अपनी परेशानियों में जकड़े हुए थे। तो प्रोफेसर साहब ने बताया ये कि एक लाइन में उन्होंने ये जुमला कहा कि जो इंसान 10 मिनट सब्र नहीं कर सकता वो जिंदगी में कामयाबी कैसे पा सकता है। तो ये छोटी सी बात है कि हम इससे लेसन लेना चाहिए। इम्पेशेंट हम लोग इतने ज्यादा हैं, हम चीजों को फौरन से चाह रहे होते हैं कि हो जाए, तो इस वजह से भी हम फिर जब चीजें फौरन से नहीं होती तो डेफिनेटली हम मायूसी में चले जाते हैं। तो ये जो इम्पेशेंस है हमारे अंदर, हम इसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं, इसको किस तरह से डील कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब तक हम तब्दीली नहीं लाएंगे ना, हमें बाहर की तब्दीली भी अच्छी नहीं लगेगी। कोई चीज हमें अट्रैक्ट नहीं करती। आपका अंदर जो है वो बाहर को कशिश कर रहा होता है जी। आपके अंदर आपकी मनफी सोच को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि देखिए, अल्लाह ताला ने जो इंसान के ब्रेन के अंदर जो रोशनी रखी है, जिससे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वॉच करते हैं दुनिया को, इसका सारे का सारा जो डिपेंडेड है, ये सारा आपके थॉट्स के ऊपर है। जब हम अपनी थॉट्स को नेगेटिव रखते हैं, जो ग्लासेस हमने लगाए हैं, हमें उसी ग्लासेस में वही नज़र आएगा जो हम देखना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर पॉजिटिव देखेंगे तो आपको दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत और पॉजिटिव नजर आएगी। आप नेगेटिव देखेंगे तो आपको हर चीज़ नेगेटिव नजर आएगी। ठीक है, तो लिहाजा अपनी थॉट्स को चेंज करें, अपने आप को हैप्पी रखें, खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करते रहें। उसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप अपनी कंपनी चेंज करें, हमेशा हैप्पी लोगों से मिलें, खूबसूरत लोगों से मिलें। मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, अल्लाह ने सख्त नापसंद फरमाया है इन चीज़ों को। इन चीज़ों से खुदारा बाहर आएँ। आप खुद बच सकते हैं इन चीज़ों से, आपको कोई नहीं बचाएगा। मायूसी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की आखिरी सांस तक इंसान के साथ जान नहीं छोड़ती। मैं ये कहता हूँ कि आपको इससे फाइट खुद करनी है और आपकी ये फाइट आपको कामयाबी तभी दिलाएगी जब आपका तवक्कल, यकीन, इरादा मजबूत होगा और आपके अंदर थोड़ा ठहराव होगा और आपके अंदर जज्बा आपका सच्चा होगा, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल हाफिज साहब, जैसे आपने कहा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव सोचिए। मसला तो ये है ना कि जब हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही होती हैं और मुसलसल हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो किस तरह से अपने आप को मूव करें, शिफ्ट करें पॉजिटिव सोच की तरफ? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आप अपना माजी देखें, आप थे क्या और हैं क्या। ना देखें हमारे पास अच्छी गाड़ियां थी, ना आसाइश थी, ना अच्छे कपड़े थे, ना हमारे पास बहुत हाई फाई लग्जोरियस लाइफ थी। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर चीज दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम परेशान हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आप कल देखें क्या थे और आज देखें क्या है। एक हदीस पाक का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस इंसान का आज कल से बेहतर है वो यकीनन खसारे में नहीं है।
राइट। क्या बात। और आप अपने जिस इंसान के दोस्त अच्छे हैं वो यकीनन गरीब नहीं हो सकता, वो परेशान नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस बात पे भी थोड़ा जोर देता हूँ कि आप अपनी कंपनी में अच्छे लोगों के साथ बैठें, आपके जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ बैठें, जो आपको लगे कि ये बंदा आपको मायूसी की तरफ नहीं लेके जाएगा, आपका इरादा मजबूत है, और उन बंदों से मिलें, उन बंदों से कंपनी करें, माहौल को चेंज करें, अपने अंदर चेंजिंग लाएं, अपनी थॉट्स को चेंज करें। और थॉट्स को चेंज करने का आपने बड़ा बेहतरीन प्रोसेस बताया। एक तो ये कि आपने जब कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपने इससे कंपैरिजन नहीं करने होना कि इरम बड़ा अच्छा करी तो मैं अपनी लाइफ में नहीं करी तो मैं नेगेटिव डेफिनेटली हो जाऊंगी। रादर देन दैट मुझे खुद से अपने आप से कंपैरिजन करने की जरूरत है कि आज से 1 साल पहले मैं क्या कर रही थी और अभी मैं क्या कर रही हूँ। सो अगर मुझे उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है तो दैट मींस दैट आई शुड बी पॉजिटिव कि नहीं, एटलीस्ट ग्रोथ हो रही है, ये काम हो रहा है, पहले से बेहतर तो जा रहे हैं। तो पहले से राफिया, अपने साथ कंपैरिजन करना, किसी और के साथ अपने से कंपैरिजन करना नहीं किसी और करना, के साथ और नहीं यही हमारा सबका मसला है, सबका, हम तमाम लोगों का, ये जो हमारी जनरेशन है उसका मसला ये है कि हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं और दूसरों को बर्दाश्त भी नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं ये बहुत सी ऐसी चीजें हो रही होती है हमारी जिंदगियों में, जिसके बाद क्या होता है, वो आहिस्ता 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 आके इन द एंड आके हम मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, फिर पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आपको मेंटल हेल्थ की होना शुरू हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ जीरो हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता। और राफिया हमेशा एक बात कहती है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो एकदम से नहीं होती, उसके पीछे स्लो स्लो वो चीजें चल रही होती है जो कि आपको पता नहीं चल रहा होता। ऐसे ही एक्चुअली हाँ एग्जैक्टली। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है ना कि यू शुड बी, मुझे सर बताइएगा भी, आप भी बिल्कुल प्लीज इसमें ऐड ऑन कीजिएगा कि आप यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको थोड़ा सा भी आप पे कुछ नेगेटिव चीज आ रही है आपको उसका पता होना चाहिए, और अगर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है आपको पता हो, ताकि अगर लेटर ऑन कुछ बड़ी चीज होती है तो आपको पता हो कि ये पूरा प्रोसेस चल के ये हुई है सिचुएशन आपके साथ। आज हमारा शो ऑफ बहुत है, हर चीज में हम शो ऑफ करना चाहते हैं, यानी हम कुछ हैं या नहीं हैं, मजबूरी भी दिखाना है, Yes. किसी हद तक मजबूरी भी है Yes. हमारी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारी मजबूरी नहीं है, हमने बना ली हुई हाँ, है। बना ली ना उसको। आप यकीन माने, मेरे वालिद साहब ना जिंदा वली हैं, इतने प्यारे इंसान है, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि चादर के अंदर पाँव रखोगे तो कभी तंग नहीं होगे, जब आप चादर से बाहर पाँव फैलाएंगे तो आप हमेशा परेशान होंगे। बिल्कुल ऐसे। देखिए, उसकी वजह यह है कि हम कुछ हैं या नहीं हैं, हम अगले को साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ बड़ी हैं। चीज है, हम बहुत तोप चीज हैं, हाँ। हम बहुत बड़ी चीज हैं, तुम हमसे नीचे हो, हम तुमसे ऊपर हैं। हमारी परेशानियों, मैं आपको बताऊं, हमारी कोई परेशानी नहीं है। आप यकीन मानिए, अपनी हेल्थ को देखें, इंसान तो खुद करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप अपनी 2 आंखें मुझे दे दें, 2 बाजू मुझे दे दें, मैं आपको 10 करोड़ रुपया दे देता हूं, तो आप कभी भी नहीं देंगे मुझे, कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, हो सकता है, देखिए, सांस का तो अगले लम्हे का पता नहीं है, तो आप ये बिजनेस क्यों नहीं करते, ये ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कीमती बनाया है, इतना अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि इंसान सिर्फ अगर यही सोच लेना कि उसकी हेल्थ जो है वो उसके साथ ज़िंदगी का अल्लाह का इनाम है जो जुड़ी हुई है, तो इंसान कभी भी मायूस नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज हमारी परेशानियों की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है, हम कुछ भी नहीं है, हम स्पीकर पे ऐलान करवा देते हैं हम सब कुछ हैं, लोग हमें मानते नहीं है, हम मनवाने के लिए अपना हर चीज दाव पे लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, और अगर इन रियल आप उनसे गुफ्तगू करें ना तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कितने पानी में। यस, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। इंसान की कामयाबी का राज इंसान की जुबान के नीचे पोशीदा है, आपको पता चल जाएगा, ये मौला अली का फरमान है, बड़ी खूबसूरत बात है। सेकेंडली, मैं आपको एक बात बताऊँ, हज़रत अली के पास एक बंदा गया, उसने कहा, मौला अली, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे उसमें नाकामी होती है, मैं कहीं भी जाता हूँ रुसवा हो जाता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो मुझे एडवाइस कीजिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि तुम अपने राजों को लोगों से पोशीदा रखो, जब तुम अपने राजों को लोगों से पोशीदा रखते हो तो तुम्हारे राज तुम्हारे गुलाम होते हैं, जब तुम अपने राज लोगों को दे देते हो तो तुम अपने ही राजों के गुलाम बन जाते हो। ट्रू, ऐसे आप अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को लोगों से खुदारा छुपा के रखें, शो ऑफ बंद करें। पर वही आपके लिए बात है ना कि फिर हमें शो ऑफ भी तो करना है, उसके किए बगैर भी तो हमारा फिर गुजारा नहीं होता। अच्छा, ऐसा कर ले, 25% कर ले, 75% आप 25% कर लें, इतना कर ले, चले अच्छा, दुनिया उनके भी सामने कर लें जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं। Yes. एब्सोल्युटली। अब बड़े खूबसूरत लोग भी आपकी लाइफ में जुड़े हाँ, होते इसमें हैं, वो कोई आपको शक पता नहीं है, आप उनको दिल की हर बात शेयर करें। अच्छे बिल्कुल। दोस्तों के साथ, इनके बगैर जिंदगी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो जो
बंदे आपके मुताबिक नहीं हैं, आप थोड़ा उनको फिल्टर कर रहे हैं अपनी लाइफ से। अच्छा, फिल्टर करने के लिए फिर ना वो फेसबुक पे भी जैसे फिल्टर वाला आता है ना, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम काम बाद में शुरू कर रहे होते हैं, उससे पहले स्टेटस लगा रहे होते हैं। अब देखिए, आपके जो बहुत पर्सनल लोग होते हैं वो आपके व्हाट्सएप पे होते हैं राफिया ऐसे ही, और बाकी फेसबुक पे फिर आपको सबको ही ऐड करना पड़ जाता है। मतलब आपके अगर आपका वर्क पर्पस के लिए भी, वर्क पर्पस के लिए, तो वहाँ पे भी हम कर रहे होते हैं। हमारी तो जॉब की एक नीड भी है ना कि आपको सोशल मीडिया पे भी हर चीज को अपडेट करना, अपने काम को, अपने शो को, हर चीज को। लेकिन मैंने देखा है कि जितना भी हम सोशल मीडिया में आगे जा रहे हैं, मैंने एक ब्लॉगर का इंटरव्यू पढ़ा, BBC ने उनको शाया किया था उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ इस वक्त में पाकिस्तान की टॉप ब्लॉगर में मेरा नाम आता है। उन्होंने नाम नहीं अपना बताया था उसमें भी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा डिप्रेस रहती हूँ। मुझे हर वक्त टेंशन होती है कि अच्छा मुझे पोस्ट लगानी है, अच्छा कितनी लाइक्स आ गई हैं, अच्छा मुझे PR पैकेज आ गया है, अच्छा मुझे घर का ये वाला कॉर्नर सेट करना है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना छोड़ दिया है, मैं एक मशीन की तरह चल रही हूँ, और मुझे ये लगता है कि दूसरे लोग मुझे बहुत आइडलाइज करते हैं कि देखिए उनको ये आ रहा है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे इन हो रहे हैं, जितना जरूरत से ज्यादा, मतलब एक वक्त की जरूरत है ना आपको सोशल मीडिया यूज करना, तो हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। हाफिज साहब, आप बताइएगा ऐसा कुछ है? देखिए, हम जितना नेचर से दूर जाएंगे ना, उतना हम परेशान होंगे। आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, आपकी परेशानियां, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी खत्म होंगी। हमारा प्रॉब्लम है कि हम दुनिया के हर काम छोड़ के सोशल मीडिया के पीछे हैं। सोशल मीडिया टोटली फेक है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम ओवरनाइट पूरी रात हम सोशल मीडिया को देते हैं, सुबह फजर की नमाज से पहले पहले हम सो जाते हैं। तो जब हम नेचर के करीब रहेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करेंगे, तो हमारी परेशानियों में इंशाल्लाह कमी आएगी। इन चीजों से मैक्सिमम कोशिश करें। देखिए, आप बच नहीं सकते, आप दूर रह सकते हैं। अब वो कोशिश करें कि इन चीजों से थोड़ा सा फासला रखें, ताकि आपके दिमाग को भी सुकून रहे। देखिए, अमेरिका में, US में एक कैदी को सजाए मौत दी गई, और उन्होंने, डॉक्टरों ने सोचा कि इसको, कैदी को हमने सजाए मौत तो दे दी है जज साहब ने, तो क्यों ना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाए कि डिफरेंट किस्म की इसको हम मौत दें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस बंदे के मुंह के ऊपर कपड़ा डाला, और उसको ये कहा, एक अजदहा सांप दिखाया गया, और साथ ये कहा गया कि ये सांप तुम्हें डसेगा और तुम ठीक 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मर जाओगे। उसने जब देखा, खौफ उसके ऊपर तारी हुआ। उसके बाद उन्होंने 2 पिन्ने ली, जस्ट उसके हाथों पे 2 पिन्ने मारी, तो उस बंदे की डेथ हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता ये चला कि उसकी जो थिंकिंग थी, जो उसकी थॉट्स थी, जो उसकी सोच थी, उसने ही उसको मरने पे मजबूर कर दिया। खौफ इतना ज्यादा हो गया ना, फियर जो था उसके अंदर, उसने ही उसको मरने पे मजबूर कर दिया। यानी आपकी सोच का इतना ज्यादा असर है आपके दिमाग के ऊपर। देखिए, मैंने पहले भी बात की है कि जो आपने ग्लासेस पहने हुए हैं ना, अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर रोशनी रखी है, जो नूर रखा है, इसको आप, ये इंटरलिंक्ड है आपके ब्रेन के साथ। जब आपका ब्रेन जो है, जो आप उससे देखना चाहते हैं अपनी आंख से, वो आपको वही दिखाएगा। आप कोशिश करें इसको खूबसूरती से देखें, खूबसूरत चीजें देखें, अंदर फियर कम करें, फियर खत्म करें आप अपनी लाइफ से। और मैं फिर वही कहूंगा कि अपनी कंपनी चेंज करें। कंपनी का सबसे बड़ा असर है इंसान की जिंदगी के ऊपर। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री टू दिस। और ब्रेन जो है वो डेफिनेटली आपका दैट इज द होल सम। अगर अपने ब्रेन को आप अच्छे से फीड कर रहे हैं, अगर सही चीजें फीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपसे ब्रेन, वही आपकी सोच बनेगी, वही आपकी पर्सनालिटी लेटर ऑन डेवलप हो रही होगी। जिस तरह से सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया एक फैक्टर आ जाता है ना कि आपकी मायूसी की जिस तरह से समहाउ वो लिंक कर रही होती चीजें, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम बैलेंस भी नहीं रख पाते बहुत सारी चीजों में। जैसे हम स्पिरिचुअल, अगर हमारा कोई एक एलिमेंट कम हुआ है, हम तब भी डिस्टर्ब होते हैं। बाज़ औक़ात हमारा करियर में कोई एक एलिमेंट कम हुआ है, तब भी डिस्टर्ब होते हैं। फैमिली में अगर एक एलिमेंट, जैसे अगर फैमिली को हम प्रायोरिटी पे नहीं रख सके, तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हम लोग मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं। तो फिर ओवरऑल बताइएगा कि हम किस तरह से एक बैलेंस रख सकते हैं अपनी सारी चीजों के बीच में, और किस तरह से जहाँ पे, क्योंकि ऐसा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा मोटिवेट रहने वाला बंदा भी ना, वो भी कहीं ना कहीं उसके भी टाइम ऐसे होते हैं कि वो डाउन होता है। तो वो टाइम, दिस इज नॉर्मल। उसको हम इस तरह से कि नहीं, मुझे अब इस टाइम पे भी मोटिवेट ही रहना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो दिस इज ओके। लेकिन बाकी सिचुएशन से खुद को किस तरह से मोटिवेट और पुरजोश कह लेंगे रख सकते हैं, या एक पॉजिटिव रख सकते हैं, उसके हवाले से बताइए। अच्छा, आपको ये पता है कि ये चीज़ जो है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल, ख़वातीन को मायूसी के लिए, नाउमीदी के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, फॉर एग्जांपल, एक लेडी ने, घर की लेडी ने खाना बनाया उनके लिए, उसने बहुत मेहनत की है, सुबह से लेकर शाम तक उसने 4-5 डिशेज बनाई हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया। अब एक बंदा, घर का फर्द ही उठ कर ये कह देगा कि खाने का मज़ा नहीं आया।
अब उसने इस बात को अपने माइंड में इस तरह सोच लेना है, लो मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरी तो कदर नहीं की गई, इस घर में तो मेरी कदर होती ही नहीं है, मैं तो इस घर में रहना ही नहीं चाहती। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर वो उस वक्त ये पॉजिटिव ले ले कि सबको मजा आया, इसको मजा नहीं आया तो इट्स ओके, लेकिन उस बंदी ने अपनी जिंदगी खराब कर लेनी है सिर्फ इस बात को लेके, इस सोच को लेके। मैं कहता हूं कि जब तक हम अपने ख्यालात को नहीं बदलेंगे, हम हालात को चेंज नहीं कर सकते। अपनी छोटी छोटी लाइफ में जो खुशियां हैं उनको एंजॉय करें, उनको जश्न की तरह एंजॉय करें लाइफ को। आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत असरअंदाज हैं ये चीजें। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी खुशियां होंगी ही तो हम उसको एंजॉय करें। तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा ना ये बहुत मुश्किल काम है, हमारी लाइफ आगे बढ़ क्यों नहीं रही, क्यों हमें पुश नहीं मिल रही होती। हालांकि बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। आपने लॉ अपना सोच चेंज की, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं, बाकी तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली चीजें ऐसी हो जाती हैं। बहुत एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट सर आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी अपनी लाइफ में सीखी कुछ ही दिनों पहले, कि आप अल्लाह से जैसा गुमान कर रहे होते हो ना, अल्लाह ताला आपको वैसी चीजों से नवाजना शुरू कर देता है। तो आप जैसी दुआ करेंगे ना, आप ये देखा करें कि आपका रब बहुत बड़ा है, तो आप उनसे दुआ करते हुए चीजें एक्सेप्ट मांगते हुए बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग करेंगे। जी हाफिज साहब। जी 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 को लोगों से छुपाएं, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे इंशाल्लाह, आप कभी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से पूरी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जनाब। जैसे ही मौसम बदलता है, हमने स्किन की बात की कि स्किन के प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं, वहीं पे हमारे जो पहनावे हैं उनमें भी तब्दीली आ जाती है। हाँ, देख ले, इरम तो बदल गया आती है। इरम ने तो पहन लिए सर्दियों के कपड़े, सर्दियों के रंग भी पहन लिए इरम ने। मैंने ना अभी तक सर्दियों वाले प्रॉपर कपड़े पहने, ना रंग पहने। आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है और ये तब्दीली बहुत अच्छे वाली आई है जिसे हम सब इंजॉय करें जनाब। विंटर आ चुका है तो जाहिर है कपड़े जो है हमारे जो पहनावे हैं वो भी तब्दील हो चुके हैं। कलर अब इस मौसम में कौन से पहनने चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर रहे होंगे। इसके अलावा अब जैसे लॉन की जगह वेलवेट का इस्तेमाल बहुत होता है, वैसे पर्सनली मुझे वेलवेट बहुत पसंद है। हाँ, ऑब्वियसली इट लुक्स रियली गुड, बहुत ग्रेसफुल। और इसके अलावा खदर भी आ चुकी है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है वैसे खदर, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है वो कपड़ा। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी पसंद बताने नहीं बैठी, आपको बताएंगे कि आप कौन से कलर पहन सकते हैं, कौन से डिजाइन इन हैं और किस तरह से कपड़ों में आप ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, उस हवाले से बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है, हम ट्रेंड्स के हवाले से भी बात करेंगे कि इस साल में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं विंटर के हवाले से, और साथ साथ के अगर आपका कोई फॉर्मल इवेंट है तो उसमें आप किस तरह से ड्रेसिंग कैरी कर सकते हैं, क्योंकि औरतों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक तो ठंड भी ना लगे और आपको ऊपर कुछ पहनना भी ना पड़े और आपका फैशन भी पूरा हो जाए। सो कि हाँ भाई, हम करते हैं ऐसे, वी ओन इट एज वेल, हम करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब उस वाले शादियों पे इवेंट्स में हमें ठंड नहीं लगती, बाकी हमें बहुत ठंड लगती है, बाकी बहुत ठंड लगती है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो इस वाले से बात करेंगे, रंगों के वाले से बात करेंगे, और इसके अलावा कौन से स्टफ जो है वो आपको वेयर करने चाहिए, साथ में कौन से स्टफ के साथ या कौन सी ड्रेसिंग के साथ, जैसे अगर शलवार कमीज है तो ऊपर आप शॉल ओढ़ेंगे या जर्सी, किस तरह से आप अपने स्टाइल को भी कैरी कर सकते हैं, इस वाले से बात करेंगे। और इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान सादिया खालिद मौजूद हैं, जो कि फैशन डिजाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एट योर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सादिया। सादिया, जैसे राफी और मैं जिक्र कर रही थी, मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो इस साल जब आप विंटर की शॉपिंग के लिए जाए तो कौन से ऐसे कलर है जिनका आप खास ख्याल रखें कि इस विंटर में इन कलर्स का इस्तेमाल जरूरी है? देखिए इरम, हर साल हमारे साथ ये प्रिविलेज होता था कि विंटर बहुत जो है शिद्दत के साथ आता था, सर्दी बहुत होती थी, धुंध, लंबा भी सर्दी, होता था। और एक प्रॉपर फील आती थी आपको विंटर की। लेकिन इस दफा बैड लक है लाहौर की, खासतौर पर पाकिस्तान की, कि एक तो स्मोक, सेकेंडली ये कि जो विंटर जिस तरीके से आना चाहिए था वैसे नहीं आया। दैट इज द रीजन कि जो हर साल में पहनावे ओढ़े जाते हैं विंटर के सीजन में, इस सीजन में उस तरह से वो लोग नहीं पहन रहे हैं, जैसे वेलवेट जिसकी आपने अभी तस्करा किया, मैं सुन रही थी,
तो वेलवेट लोगों का फेवरेट है इन विंटर सीजन, लेकिन लोग उसको नहीं पहन पा रहे हैं। रीजन इज दैट कि आप देख रही हैं कि अभी नवंबर का तकरीबन एंड आने वाला है और दिसंबर इज अबाउट टू स्टार्ट, और इस सीजन में आपको पता है शॉल्स एंड स्वेटर्स सब लोग ओवरकोट्स सब कुछ वेयर कर रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं पहन पा रहे हैं। इवन कि वेलवेट का जो ड्रेस है वो भी पहनते हुए आपको फील होता है कि नहीं अभी थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। सो इस सीजन में हो सकता है कि आपको हर साल की तरह जैसे वेलवेट या खद्दर या मोटे वाले लिनन के या इस तरह के जो फैब्रिक्स दिखाई देते थे, हो सकता है कि आपको उस तरह उतने ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं दें, लेकिन वो दिखाई देंगे आपको। हाँ, पता नहीं कब दिखाई देंगे, क्योंकि हम खुद भी पहनना चाह रहे हैं। मैं तो अपने लॉन्ग बूट्स भी पहनना चाह रही हूँ, पता नहीं कब मौका मिलेगा पहनने का। हमारे यहाँ लड़कियों ने ना लॉन्ग बूट जरूर लेके रखे होते हैं, लेकिन बेचारियों को मौका नहीं मिलता। इन दैट टाइम मॉल्स में जब आप जाते हैं ना तो उन्होंने लॉन्ग बूट जरूर पहने होते हैं, और ट्रस्ट मी उनको गर्मी लग रही होती है, क्योंकि मुझे मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, लेकिन ये स्पेसिफिक एक वीक या खास तौर पे 2 वीक से आते हैं जिसमें हाँ लॉन्ग बूट्स बाकायदा पहने, और स्मोक को ना फॉग समझ के ना विंटर कपड़े पहन रहे, पता नहीं क्यों। एक्चुअली सीन ये कि हम लोगों ने ये जो ये वाला ट्रेंड लिया ना लॉन्ग बूट्स का, ये हमने लिया। अब होता है वेस्ट में जो है वो स्नो बहुत ज्यादा होती है, स्नोफॉल होती है। हम लोग उनको ऑब्वियसली ब्लाइंडली फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वेदर टेम्परामेंट्स है वो वैसे नहीं है। हमारी जो सर्दी है वो भी उस तरह की ऐसा सर्दी नहीं कि हर वक्त आप मरी में चले जाएं वहां आपको कभी स्नोफॉल दिखाई दे देगी। लाहौर में मैंने तो आज तक स्नोफॉल नहीं देखी, या फिर इसी तरह जो रेजिडेंशियल दूसरे एरियाज हैं तो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है जब वो उसको इसी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप यही जो है वो थोड़ा नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाके लॉन्ग बूट्स वेयर करते हैं या फिर मरी वाली साइड पे जाते हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि ये अकॉर्डिंग टू वेदर है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस है। अब आप शॉपिंग मॉल में एक नी तक हाई लॉन्ग जो लॉन्ग शूज हैं वो वेयर करके जाएंगे, ऑब्वियसली आप ऑकवर्ड भी लगते हैं, और वेदर एटमॉस्फेयर भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो थोड़ा सा ठंडा वाला फीलिंग आए। ऑब्वियसली आपको गर्मी लगती है तो इसीलिए आपको भी गर्मी लगी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे जो थोड़ा सा ना कलर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि कौन से एक तो कलर्स वैसे हमें पहनने चाहिए सर्दियों में, और उसके अलावा जैसे स्टफ की हम बात कर रहे थे, वेलवेट हो जाता है, खद्दर हो जाता है, उसके अलावा और कौन से स्टफ हैं जो कि सर्दियों में इस बार चल रहे होंगे, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि इस बार सर्दियों में इतनी ज्यादा नहीं है। लिनन का जो फैब्रिक है वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑल्टरनेट फैब्रिक होता है। ये बहुत ज्यादा विंटरी फैब्रिक भी नहीं है और बहुत समरी फैब्रिक भी नहीं है, ये थोड़ा सा माइल्ड और सटल किस्म का फैब्रिक होता है। तो ये लिनन का फैब्रिक तो आपको हमेशा से दिखाई देता रहा है और अभी भी दिखाई देगा। उसके साथ धनक एक फैब्रिक है जो कि जिसमें कॉटन की थोड़ी बेस होती है, जिसमें अच्छा। ये आपको बहुत फैब्रिक जितने भी ब्रांड्स हैं वो इसमें अपनी कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आपको ये फैब्रिक दिखाई देगा। आपको वेलवेट की शॉल्स जो हैं वो दिखाई देंगी, चाहे मौसम उतना ज्यादा एज नहीं हो ठंडा जितना कि होता है, लेकिन आपको वेलवेट की शॉल्स फिर भी दिखाई देंगी। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये होगी कि जो आपके फैब्रिक ड्रेसेस हैं वो सिल्क के हो सकते हैं, वो धनक के हो सकते हैं, वो लिनन के हो सकते हैं, तो आपको जो है ना डिफरेंट वैरायटी ऑफ फैब्रिक वो दिखाई देती रहेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब डिफरेंट वैरायटी होगी। और दूसरा साथिया थोड़ा कलर्स के हवाले से भी बताइए जो उसमें आप बहुत अच्छे लगेंगे अगर वो कलर की सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन विंटर जो है ना वो थोड़ा सा डस्टी एक सीजन होता है, तो एज इटसेल्फ इसमें अगर आप कोई थोड़ा डार्क कलर पहनते हैं तो वो आप अच्छे प्रोमिनेंट लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी प्रोमिनेंट लगती है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अब वही अगेन बात कि इस दफा जो विंटर आया है वो ऐसा वैसे नहीं आया जैसे हमारा कभी विंटर हुआ करता था। कोई बात नहीं है, वो स्मोक कोई फोक समझ लेते हैं, हमें कपड़े तो पहनने हैं। हाँ बिल्कुल, क्या करें? लेकिन ये कि इरम जो विंटर में फोग होती है वो थोड़ा उसमें आपका विजन का भी थोड़ा इशू होता है। आपको पता है कि उसमें फिर डीप और डार्क टोन, वार्म टोन जो होती हैं वो आपको दिखाई देती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा वाइब्रेंट शो करती हैं। बिल्कुल ऐसा, लेकिन अभी ऐसा वैसा कोई फोग है नहीं है, तो आप जो मिड टोन्स हैं यानी ग्रे की मिड टोन्स जो हैं या मरून की या मस्टर्ड में भी आती है, आप इनकी मिड टोन्स को यूज कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप डार्क या डीप टोन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा ना एसेंशियल्स के हवाले से बात करते हैं कि जब भी हम जैसे गर्मियों की शॉपिंग करते हैं तो हमें बताते हैं ये चीजें हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम अगर सर्दियों की शॉपिंग अब चूंकि जैसे सर्दियां आ ही रही हैं, अब हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे अच्छा भाई सर्दियां आ रही हैं लेकिन प्रॉपर्ली नहीं आ रही। अदर देन दैट क्या आपके एसेंशियल्स होनी चाहिए वार्डरोब में जब भी आप विंटर शॉपिंग के लिए जाएं? देखिए, आप अगर अपने शू को लेने जा रहे हैं तो एक स्निकर्स का पेयर आपके वार्डरोब में होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके फॉर्मल शूज हैं उसमें आप कोई भी पंप्स ले सकते हैं। फॉर्मल शू जो हैं उनमें आपका एक होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज्यादा वेस्टर्न वेयर करते हैं तो आपके पास डेनिम्स होनी चाहिए 2-3 कलर्स की, जिनको आप डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट टॉप्स के साथ, डिफरेंट कुर्तीज के साथ वेयर कर सकें।
उसके साथ जो आपके टॉप से अगर आप वेस्टर्न में नहीं जा रही हैं तो फिर ऑब्वियसली जो ऊपर आपके पास शॉल्स होनी चाहिए। अब शॉल्स में ये कि हमारी ट्रेडिशनल शॉल होती हैं कि जिसमें 4 साइडेड शॉल हैं जिसे हम पूरे कवर करते हैं शोल्डर पे, लेकिन ये कुछ 2-3 साल से आपने देखा होगा कि जो 3 कॉर्नर शॉल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। सो अगर आपने ईस्टर्न वेयर किया हुआ है तो भी, और अगर वेस्टर्न वेयर किया हुआ है तो भी, दोनों सिचुएशन में आप ये जो 3 कॉर्नर शॉल्स होती हैं इनको वेयर कर सकते हैं और ये अच्छी भी लगती हैं, इजी टू कैरी भी होती हैं और आप किसी भी तरह के कैजुअल, हाई कैजुअल या फॉर्म ऑफ फंक्शन में इनको यूज कर सकते हैं। तो आपकी वार्डरोब में इस तरह की 1 या 2 शॉल्स लाजमी होनी चाहिए। हाँ, मतलब शॉल्स भी होना Yes. जरूरी है और वैसे भी आप ग्रेसफुल भी लग रहे होते हैं ना, एक ऑब्वियसली आपको पूरी लुक आ उसका रही सबसे होती है। वो आपकी ना पूरी लुक को चेंज करके रख देती है जो शॉल होती है। यानी आपने एक सिंपल सा टॉप वेयर किया हुआ है, सिंपल सा आपने डेनिम वेयर किया हुआ है और आपने स्टिकर्स पहने हुए हैं, लेकिन आपने एक बहुत फंकी किस्म की जो है वो 3 कॉर्नर या दूसरी शॉल जो है वो जब आप ऊपर लेते हैं तो यू लुक टोटली डिफरेंट, आप फॉर्मल लुक में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक कैजुअल शॉल या कैजुअल जो स्टोल है वो वेयर करते हैं तो आपकी कैजुअल लुक आ जाती है। सो इट मीन्स कि जो विंटर है वो बड़ा प्रिविलेज किस्म का एक सीजन होता है। यानी आप में इसमें आपको अपने ड्रेस की बजाय अपने जो ओवर द टॉप अपने चीजें जो उनके यूज साथ करनी भी होती have है to उनके play ऊपर actually. तवज्जो देनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी अगर गर्ल्स की गैदरिंग हो तो ऑफकोर्स जीन्स वगैरह ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अगर आप फैमिली ब्रंच पे या डिनर पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर आप शॉल वैसे कैरी कर रहे होते हैं यू लुक सो सोफिस्टिकेटेड, ऐसा Yes. मुझे लगता है। ऐसे ही राफिया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा ऐड ऑन करना है तो मैं ये एक स्टाइलिंग टिप देना चाहूंगी जरूर। कि आप कोई भी वेस्टर्न टॉप वेयर कर रही हैं और आपको लगना है कि थोड़ा सा फॉर्मल आप उसको लुक देना चाह रही हैं तो कुछ मत कीजिए, जस्ट एक ज्वेलरी का ऑर्नामेंट कोई भी जो है वो फॉर्मल आप वेयर कर सकती हैं। आप उसको जब उसके साथ वेयर करेंगी, लॉन्ग जो आपने नेकलेस यूज किया तो आप फॉर्मली दिखाई देने लग जाती हैं कि आपने फॉर्मली रेडी हुई हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल ब्रेसलेट्स, रिंग्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि जब आप वेयर करते हैं आपने एक इंटायरली कैजुअल आर्टिकल पहना हो या ड्रेस वेयर किया हो, उसके साथ जो आपने इस तरह के ज्वेलरी के ऑर्नामेंट जब आप पहनते हैं तो आप फॉर्मल जो है फॉर्मली रेडी दिखाई देते हैं। हाँ जी। तो आप उनको ले सकते हैं, इस तरह के 2-3-4 जो है वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स या फिर एसेसरीज जो हैं वो उनको लेके रखें। बैग्स, बहुत खूबसूरत किस्म के जो क्लचेज एंड बैग्स हैं वो आजकल बैक इन ट्रेंड हैं। सादा आज बहुत खर्चा कराने वाले, जब बैग्स का जिक्र आया तो मुझे याद आ गया कि बैग्स बड़े महंगे हो गए। बैग्स नहीं, इवन इफ यू टॉक अबाउट द ज्वेलरी, जैसे सादी ज्वेलरी की भी बात करी थी, शूज उन्होंने स्टार्ट लिया, तो भाई हम किसी भी चीज की बात कर लेना, लेकिन बैग ज्यादा महंगे हैं। सारी की चीजें, एवरीथिंग इज विंटर में जरा ये आपको एज मिल जाता है ना कि अगर आपने एक बार जैकेट लिए तो आप नेक्स्ट सीजन में भी उसको अच्छे तरीके से डिफरेंट शर्ट्स के साथ कैरी कर सकते हैं, स्कार्फ के साथ भी कर सकते हैं। और हम कर भी लेती हैं लड़कियां, मतलब इतनी बुरी नहीं होती कि मतलब नहीं लेनी है, पहन लेती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से बैग्स एक तो हाँ, बैग्स भी आपके लाइफ टाइम, इनफैक्ट आपके बैग्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपने एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी ना, कुछ बैग्स लाइफ टाइम भी चलते हैं, आपके अगली जनरेशन में भी जाते हैं। लेकिन ये कुछ 1-2 साल से ये ट्रेंड चेंज हो गया है। हमारे पहले ये होता था कि हाँ, जो फीमेल्स थी जब वो बैग परचेज करती थी तो वो 2-2, 3-3, 4-4 साल उसी को लेके चल रही हैं, क्योंकि वो ट्रेंड ही होते थे ऑल्दो। लेकिन ये कि अब आपके बैग्स के भी जो है फैशन और ट्रेंड बदलते हैं। अभी टोडलर्स आ गए, अभी लॉन्ग स्ट्राइप आ गए, अभी शॉर्ट स्ट्राइप आ गए, अभी शोल्डर्स आ गए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग हर सीजन में जो है अपने बैग भी चेंज करने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जनाब आज हमने बात की कपड़ों के हवाले से, कपड़ों की सिर्फ हमने बात नहीं की बल्कि ओवरऑल हमने विंटर सीजन की सारी जितनी भी कलेक्शन उस वाले से डिस्कशन की, हमने शूज की बात की और हमने कपड़ों के साथ फिर हमने बैग्स की बात कर ली और हम अब जनाब चुटकी की बात करते हैं। अब जनाब वापस आते हैं और चुटकी की बात ये है कि चुटकी बजाना इंसानी जिस्म का सबसे तेज रफ्तार सलाहियत करार पाया गया है। मतलब कि चुटकी बजाना जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कोई चीज भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी है जनाब, एक नई रिसर्च जो है, चुटकी बदकी चुटकी बहुत आहिस्ता बजी है। अच्छा, लेट मी डू इट अगेन। बहुत स्टूपिड सी चुटकी थी। अच्छा, ये ले, ये वाली चुटकी जो ऐसे नहीं करते फॉरेन से सब कुछ। अच्छा है ना, ओके फाइन। अब आपकी आवाज निकल रही है, ज्यादा मेरी नींद नहीं निकल रही है, अब क्या कर सकती हूँ। छोटे-छोटे हाथ हैं इसलिए we are not discussing कि आवाज कितनी होनी चाहिए। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि ये जो स्पीड है चुटकी की, ये तहकीक के मुताबिक अभी तक की तेज तरीन जो बॉडी का काम है दैट इज बीइंग डन, और जो कि अभी तक रिसर्च हुई है कि सबसे ज्यादा ये तेज तरीन काम है जो कि बॉडी कर रही होती है। अगर हम बात करें पलक झपकने की, तो पलक झपकने पे से भी ज्यादा जल्दी जो है वो हम चुटकी बजा रहे होते हैं, विच इज लाइक 7 मिली सेकेंड्स में ये काम हो रहा होता है। जब आपकी जिस भी हाथ से आप जिस भी उंगलियों से आप कह लेंगे चुटकी बजा रहे होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है ना, कुछ लोग पहले इस उंगली से बजाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। So you should have the knowledge of the weird things as well.
सो जब मिडिल फिंगर का और थंब का जब कनेक्शन होता है तो वो 7 मिली सेकेंड्स का होता है। सो जनाब एक नई रिसर्च जिसमें आपको इसमें फिर प्राउड खुद पे फील करना चाहिए कि आप वो काम कर रहे हैं जो कि तेज तरीन काम है दुनिया का, जो कि डिस्कवर हुआ है। हर बंदे को चुटकी बजानी तेज तरीन इंसान बन चुके हैं लाइक दिस। हाँ जी, अब इतने तेज बन चुके हैं। और हम चुटकी की वंस अगेन चुटकी की आवाज हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम चुटकी की स्पीड डिस्कस कर रहे हैं। एकदम खुश हो रही है, मेरी चुटकी की आवाज बड़ी ज्यादा आ रही है। देखिए सिंपल सी बात है, चुटकी की हमने स्पीड का डिस्कस किया, तो स्पीड के साथ आवाज भी तो होनी चाहिए। स्पीड की डिस्कशन है हमारे। फॉर एग्जांपल आपने चुटकी बजाई और आवाज ही नहीं आई, तो फिर कैसे पता चलेगा? अभी डिस्कवरी कोई ऐसी नहीं हुई कि चुटकी मैं बता आवाज एकदम साइंटिस्ट बन गई है, नहीं डिस्कवर करेंगे। बता रही क्योंकि चुटकी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, और हाँ, उनको आ चुकी होगी हल्की फुल्की, कुछ न कुछ तो आई होगी। जनाब हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और यूं करके हम लोग वापस आएंगे। जी राफे, कैसे यूं करके? अरे वाह, आ रहे हम वापस एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। इरम का थोड़ा सा हाल अहवाल पूछ लेते हैं। इरम ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। दोबारा में हाल पूछ रहे इसलिए हम लोग एक दूसरे से हाल चाल पूछते रहते हैं कि एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहना चाहिए। और अभी हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब पंजाब की शान है, और जब वो हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं हम उनके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि साथ साथ हम बोलियां सुन रहे होते हैं और साथ साथ हम पंजाबी गाने भी सुन रहे होते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास जट साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा ख्याल है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਸਗਾ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਚ सुना या सुन लेने। हाँ, पहले सुन लीजिए फिर वापस आएंगे और फिर हम बातें करेंगे। और राफिया भी कोशिश करेंगे पंजाबी में बात करने। नहीं, मैंने कोई मसला नहीं, मैं पंजाबी में गल कर ली। लोग खुश हो गए? जी अब्बास साहब की सुनाओगे तुसी हुन? देखो जी मेरे को अलहमदुलिल्ला ऐसी शॉप है कि जिहदे विच सारे सौदे मौजूद सारा सौदा मौजूद है पंजाब दे हवाले नाल। हाँ। लेकिन मैं चाहांगा कि साडा मतलब सुबह दा शो है और कि सुबह दा आगाज जिहड़ा मैं समझना कि अल्लाह ताला दे नाम तो करना चाहिए और आका दो जहान का जिहड़ा जिक्र है उहदे तो करना चाहिए। आपका एक कलाम है मिन्नतां तेरियां कर दे, अगर आप कहते तो वो सुन लें आप। अगर तुहाडा मूड है तो मैनूं कोई इतराज नहीं। बस ठीक है, जी वो सुनते जी बिस्मिल्लाह। मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। ओ पिछा मुड़ जा सोहणीए नी कानू डुब के जना दे विच मरदी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मेरा कुन दा बन के साथी वे की गल तू मैनू आखी वे, मेरा कुन दा बन के साथी वे की गल तू मैनू आखी वे। रही जिंद ना सुनी दे विच बाकी वे, मेरे मार हुसन वल झाती वे गई लाली ते आ गई सर्दी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। ओ मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना नी, मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना नी। असा धुआं में रोड़ पोड़ जाना नी, मेरी मिट्टी जांदी खरदी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी।
ਡੋਲਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੂੰ ਡੋਲਦੀਆਂ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲਦੀਆਂ ਜਿੰਦ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੀਆਂ ਜਿੰਦ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਸੋਹਣੇ ਢੋਲਦੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਚਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। बहुत ही खूबसूरत और अभी भी पंजाबी कल्चर को जिंदा रखे हुए है ये फैमिली। हमेशा हम जब पंजाबी कल्चर की बात करते हैं तो इनके फैमिली का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके फैमिली ने, इनके फादर ने ही इस कल्चर को जिंदा रखा। थिएटर की सूरत में लोक मेले जो मेले लगा करते थे उनके सूरत में, और हमेशा जब हमारे स्टूडियो में आते हैं तो हम हमेशा बात भी कर रहे होते हैं मेलों के हवाले से कि पंजाबी कल्चर कैसा था और किस तरह से चेंज। क्योंकि अब उस तरह से मेले भी नहीं होते और उस तरह से जो रौनकें लगा करती थे उस तरह से नहीं होते, और बोलियां जो हैं वो भी डेफिनेटली बात साहब हमें सुना रहे होते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट अगर वो भी कुछ साथ में इसके सुनाते चलें तो। बोलियां सुनते हैं आप? बोलियां भी सुनाते हैं, लेकिन जो आपने बात की है ना और मेलों वाली और हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਲੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਸੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ अपनी असल सकाफत तो हट जाती है, सफा हस्ती तो मिट जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और जी जी बस वही मैं वही मेंशन करने लगी थी कि ये हमारी बेसिकली पहचान है, ये कल्चर और ये जो बोलियां हैं और ये पंजाबी कल्चर फोक म्यूजिक है हमारी पहचान है, जिसे हमें अपने साथ लेके चलना है। इसीलिए बास साहब हमारे साथ मौजूद भी होते हैं ताकि हम इन चीज़ों को साथ में ये भी बता रहे हो कि एक्चुअली दिस इज द रियल फेस ऑफ पंजाब एज वेल। हम लोग एक नया गाना आपसे सुन लेते हैं, एक गाना सुन ले फिर वापस हम बोलियों पे आ जाएंगे। एक गाना आपका मुख नो इधर मोड़, अगर हम वो अभी सुन लें आपसे तो। जी बिस्मिल्लाह, जरूर जरूर जरूर। ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਜਰਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੋੜ, ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹੋ, ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਜਰਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੋੜ, ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹੋ। ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜ ਨੀ ਜਰਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੋੜ, ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹੋ, ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਜਰਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੋੜ, ਨਿਗੰਦਲਾ ਤੋੜ ਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹੋ।
तेरी थोड़नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो मन के पामा दे विच चूड़ा छनके खुलियां जुल्फा गल विच मन के पामा दे विच चूड़ा छनके इथे कोई नहीं तेरा जोड़नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे बहुत खूबसूरत बासा, बहुत खूबसूरत। और आपका एक और गाना है, हम वो सुनेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आज आने के लिए और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अब्बास साहब का जाते हुए गाना तेरे बाजू नहीं रहना ये सुनेंगे और फिर आप सबसे साथ में इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओ जिंद माही लगना है ओ जिंद माही लगना है जान तो प्यारा हो वेखे टोल के मैं ओ वेखे टोल के मैं जग सारा जिंद जान तेरे नाम लावा मैं सदके जावा ये तेरी मेरी जिंदड़ी ये तेरी मेरी जिंदड़ी माही ऐसा होए ओ जिंद माही ऐसा तेरे बोल के बस मैं सुनदा रवा के बस मैं सुनदा रवा तेरे बोल होए सुन उमरान दी प्यास बुझ जावे गले ते ठंड पावे ते बोल तेरे ठंड मिश्री ते बोल तेरे ठंड मिश्री जिंद माही सोने दा ओ जिंद माही सोने दा तू कहना हो तेरे बाजों ओ तेरे बाजों मैं नहीं रहना मैनू रख ले तू किधरे लको के ते माला च बरो के ते गानी तू बना ले गल दी ओए गानी तू बना ले गल दी जिंद माही लगना है ओ जिंद माही लगना है जग तू निराला हो तेरियां खैरां होए ओ तेरियां खैरां हो मन शाला तैनू गल दा तवीत बनावा ते हिक ते सजावा ते जग तो लुका के रखना ते जग तो लुका के रखना
ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ